हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और इस लेक्चर में एक्चुअली एक लेक्चर नहीं है, एक तरीके की गाइडेंस है। तो इस गाइडेंस में मैं आपको जो बताऊंगा वो बताऊंगा कि किस तरीके से प्रिपेयर करना है अगर आप अभी क्लास 11th में हो और नीट 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स ने मेरे से रिक्वेस्ट करा कि आप नीट 2022 के लिए हमको कुछ सजेशंस जो हमको गाइड करो कि हम किस तरीके से पढ़ाई करें। ठीक है, तो पहली बात तो ये बता दूं कि मैं अभी 11th के चैप्टर्स करा रहा हूँ, जैसे कि काइनेमेटिक्स चल रहा है। तो प्लीज़ आप लेक्चर को पूरा देखो ताकि आपको अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हों, क्योंकि मैं हर कंसेप्ट को समझाते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। ओके, तो बात करते हैं नीट 2022 की। तो देखो, मैंने यहाँ पर कुछ ऐसा टाइम टेबल वगैरह नहीं बनाया है, पहले बता दूँ। क्योंकि देखो, टाइम टेबल बनाना वो बच्चों जैसा काम होता है। क्योंकि आप अगर खुद भी देखना, कभी अगर आप खुद भी टाइम टेबल बनाओगे ना कि मैं कल 8 बजे से 9 बजे ये करूँगा, फिर 10 बजे से 11 बजे तक ये करूँगा, तो वो कभी सक्सेसफुल नहीं होता। ठीक है, तो वो सब खाली एक मतलब एक खेल की तरह है, तो वो सब करना बेकार है। ये टाइम टेबल वाली सोच कभी मत रखा करो कि हम टाइम टेबल को फॉलो करेंगे और इस तरीके से पढ़ाई करेंगे। ऐसा कभी नहीं होता। बस आप मैक्रो टारगेट्स रखा करो अपने, कि हाँ, मुझे अगले 2 दिनों में क्या बोलते हैं कि जैसे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स वाला चैप्टर है, तो वो मुझे कंप्लीट करना है। ऐसे टारगेट रखा करो। अब क्या होता है कि अगर सपोज आपका टारगेट जल्दी कंप्लीट हो गया, तो अपना नेक्स्ट टारगेट उसी टाइम सेट कर दो कि हाँ चलो, मेरा 1.5 दिन में कंप्लीट हो गया, आधा दिन ये बचा है, अगला एक और दिन लेके मैं 1.5 दिन में अगला एक और चैप्टर कंप्लीट करूँगा, तो 3 दिन में 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस तरीके से मैक्रो टारगेट रखा करो। ये सब मत करना कि मैं 10 बजे से 11 बजे ये करूँगा, फिर रात में पढ़ूंगा, ये करूँगा, वो सब बेकार है। ठीक है, तो नीट 2022 की मैं आपको बात बता रहा हूँ। तो देखो, यहाँ पर क्या है, मैं जो बताऊँगा वो अभी सिर्फ ये बता रहा हूँ ये मान के कि आप क्लास 11th में हो। ठीक है, अब अगर आपने कोचिंग ज्वाइन रखी है, कुछ भी ज्वाइन कर रखा है, तो फिर आप उनके अकॉर्डिंग चलो, वो जैसा कहते हैं आप अपने आप को उस हिसाब से मैनेज करो। लेकिन मैं सिर्फ उन बच्चों के लिए कह रहा हूँ जिन्होंने अभी कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं करी है और जो चाहते हैं कि हम कैसे पढ़ें, हमको कोई गाइड करे, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि ये जो नीट 2022 का मैंने प्लान बनाया है, अभी सिर्फ वहाँ तक का प्लान बनाया है जब तक आपके 11th के एग्ज़ाम्स कंप्लीट नहीं होते। ठीक है, 11th के एग्ज़ाम्स कंप्लीट होने के बाद आपका एक नया शेड्यूल होगा। अभी ये सिर्फ जो मैं बात कर रहा हूँ वो तब तक की बात करूँगा, मतलब कंसीडर मैंने नीट को ही करा है कि नीट की प्रिपरेशन करनी है हमको। ठीक है, और 2022 के लिए करनी है। ओके, तो बस इतना कंसीडर करा है कि जब तक आपके 11th के एग्ज़ाम्स कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक की कैसे तैयारी करो आप। ठीक है, और ध्यान रखो, ये कोचिंग का जो हाइप बना हुआ है कि कहाँ से कोचिंग करें, यकीन बैच लें और आकाश का बैच लें, ये सब लें, तो मेरे हिसाब से तो आपको कोचिंग में नहीं पढ़ना चाहिए इन सब चीज़ों में। क्योंकि मैंने खुद स्टूडेंट्स को देखा है जिन्होंने यकीन बैच वगैरह भी ले रखा है, तो उनकी फुल डे क्लासेस हो रही हैं। मतलब वो इतनी सारे लेक्चर्स दे रहे हैं, हर टीचर एक एक दो दो लेक्चर दे देता है, तो बच्चों के लिए 7-8 लेक्चर बन जा रहे हैं। अब वो बच्चा कहाँ से पढ़ेगा? 1.5-1.5, 2-2 या 2.5-2.5 घंटे के भी लेक्चर्स हैं उसमें। फिर डीपीपी सॉल्व करो, ये करो, वो करो। अब किसी का गलती से कुछ मिस हो गया, किसी को सपोज आज किसी की तबीयत खराब है, हेडेक हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो बस आज का सब छूट गया उसका। अब नेक्स्ट डे जब वो आएगा, ठीक है, वो नया लेसन पढ़ेगा। अब क्या हुआ, प्रीवियस उसने पढ़ा नहीं है, तो वो समझ आने वाला नहीं है उसको। तो बस अब क्या होता है, धीरे 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 जैसे ये कोर्स का ढेर लगने लगता है ना आपके ऊपर, कि आज कहीं शादी में चले गए, आज फ्रेंड के यहाँ चले गए, आज तबीयत ख़राब हो गई, हेडेक हो गया, इंटरनेट नहीं चल रहा, ये नहीं चल रहा, वो नहीं चल रहा, ये सारी चीज़ों के लिए जो जो भी मतलब रीजंस हों, वो कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन इसकी वजह से जो इम्पैक्ट पड़ेगा आपके कोचिंग पे, कि आपने कोचिंग का मटेरियल भी ले रखा है, अब बीच में अगर मिस हो गया, फिर वो डिप्रेशन वाली कंडीशन आ जाती है। तो मेरा सजेशन ये है, इन सब को छोड़ दो बिल्कुल भी। ठीक है, अब जैसे कि ऑफलाइन कोचिंग अभी नहीं हो रही है, तो ऑफलाइन कोचिंग अगर होती तब भी आपके लिए सही है कि आप वहीं के हो जाते हो और आप उसका शेड्यूल बन जाता है कि आपको इतनी पढ़ाई करनी है। लेकिन घर पे ऐसा शेड्यूल नहीं बन सकता, ये मैंने खुद देखा है। ठीक है, तो घर पे ऐसा शेड्यूल बनाना एक इम्पॉसिबल जैसा काम है। बहुत ही रेयर बच्चे होंगे, मैं मानता हूँ, जिन्होंने ऐसे ऑनलाइन क्लासेस का बैच ले रखा है। उनमें से शायद 10 या 15% बच्चे होंगे जो पूरी मेहनत कर पा रहे होंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल जैसा है। तो इन सब क्लास के चक्कर में या फिर कोचिंग के चक्कर में मत पढ़ो, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, बस फोकस सेल्फ स्टडी पे करो। क्योंकि अगर वो बच्चा कोचिंग कर रहा है और सेल्फ स्टडी नहीं कर रहा है, क्योंकि बच्चों ने मुझसे ये भी बोला कि हम कोचिंग कर रहे हैं, ठीक है, 7-8 घंटे के लेक्चर होते हैं हमारे, फिर हमें सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिल रहा, तो क्या फ़ायदा है ऐसी कोचिंग का? आ रही बात समझ में? तो कोचिंग के चक्कर में मत पढ़ो, मेरी राय यही है। ओके, जो करना है खुद करो। अब नीट 2022 की बात कर रहे थे,
तो अब ये देखो आपके जैसे कि सीबीएसई स्कूल है या कोई भी बोर्ड है, तो उसके एग्ज़ाम जो होंगे मार्च में ही होंगे, ठीक है, फाइनल जो एग्ज़ाम होंगे मार्च में होंगे। तो अगर क्लास 11 में हो आप, तो आपके 11 के एग्ज़ाम्स भी ऑलमोस्ट मार्च में ही होंगे, ठीक है। अब दिवाली तक का तो समय ऐसे ही निकल जाएगा खेल कूद में इधर उधर, ठीक है, तो पढ़ाई तो करोगे नहीं वैसे भी। तो मैंने ये माना कि आपके पास 3.5 महीने हैं। 3.5 महीने का मतलब कितना हो गया, 180 डेज प्लस 15 डेज, यानी कि 205 दिन है। 200 डेज मान सकते हो कि 200 दिन है आपके पास। अब इन 200 दिन में आपको करना क्या है, पहला तो देखो ये है कि नो डिपेंडेंसी ऑन स्कूल करिकुलम, मतलब स्कूल के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि देखो क्लास 11 ऐसी क्लास होती है जहाँ पे टीचर्स भी इतना ज़्यादा आप पे प्रेशर नहीं डालते पढ़ाई का, ठीक है। और अभी तो वैसे भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, 10th और 12th के स्कूल खुले हैं, 11th के भी नहीं खुले हैं। तो क्या है कि वो खाली क्या है, उनको कोर्स कंप्लीट कराना होता है, और एंड तक क्या होता है कि कई चैप्टर्स रह भी जाते हैं, क्योंकि हमारे साथ भी ऐसा हो चुका है, ठीक है। तो उनको ये नहीं होता है, 11th क्लास में चिंता नहीं होती, वो आपको जो जो चैप्टर बोल देंगे उसी में से वो पेपर बना के दे देंगे। अब 10th और 12th में तो ये होता है कि पेपर बाहर से आता है, तो सारा कोर्स कराना पड़ता है कैसे भी करके। तो 11th में बस ये ध्यान रखना कि स्कूल के करिकुलम, मतलब स्कूल का जो भी शेड्यूल चल रहा है उससे दूर रहो। स्कूल का जब चल रहा है चलने दो, ठीक है। उसको उसके करने के लिए आपको काम करना है, होमवर्क करना है, असाइनमेंट करना है, कुछ भी करना है, उसके लिए 1-1.5 घंटा अपने डेली के शेड्यूल में से अलग कर दो, ओके। अब क्लासेस भी चल रही है, क्लासेस तो लेनी पड़ेंगी, ठीक है, तो वो आप ले सकते हो। अब आपको काम क्या करना है अपनी तैयारी के लिए, वो ये है कि आपको 3 सेपरेट कॉपीज़ बनानी है, ठीक है, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की और बायोलॉजी की। ये सिर्फ क्लास 11th की अभी बात हो रही है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप क्लास 11th में होते होते ही अपना 11th का पूरा नीट के लिए प्रिपेयर कर लो। पूरा भी नहीं कर सकते तो कम से कम 80% तो कंप्लीट कर लो, ठीक है, ताकि जब आप 12th में जाओ तो 11th का खाली रिवीजन करने को बचा रहे। क्योंकि जब आप 12th का कोर्स साथ में करोगे तो खाली ये हो कि हफ्ते में आपने 2 या 3 दिन निकाले, उसमें से 3-3, 4-4 घंटे निकाले 11th का कोर्स रिवाइज करने के लिए। लेकिन तैयारी जो करनी है 11th क्लास की अभी करनी है, इन 3.5 महीने में, यानी कि 200 दिन में लगभग, ठीक है। तो 3 सेपरेट कॉपीज़ बनाओ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की, ठीक है। स्कूल की जो है वो चलने, तो स्कूल में जो काम कराया जा रहा है उसमें करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो तैयारी की अपनी नीट की कॉपी है, ये तीनों अलग बनाओ। अब इसमें करना क्या है, अभी भी जैसे बच्चों ने तो पढ़ना शुरू किया ही नहीं, लेकिन नीट के लिए अगर आपको पढ़ना है और आप खुद से चाहते हो कि हाँ पे मुझे नीट क्रैक करना है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो क्या करो, चैप्टर 1 से हर सब्जेक्ट में शुरू करो, ठीक है। अभी बहुत टाइम है 11th क्लास कंप्लीट होने में भी। तो फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर और बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, तीनों में से फर्स्ट चैप्टर से शुरू करो, ठीक है। अब क्या है, बायोलॉजी के केस में अगर देखें तो बायोलॉजी के केस में सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ते रहो। कोई टॉपिक समझ नहीं आता यूट्यूब से देखो, काफ़ी है, ठीक है। टॉपिक समझ नहीं आ रहा यूट्यूब से देख लिया, नोट कर लिया, समझ आ गया, ओके। तो जैसे बायोलॉजी में क्या करना है आपको, यहाँ नोट्स बनाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ आना चाहिए बायोलॉजी में कि वो क्या क्या है। बायोलॉजी वाली जो कॉपी होगी, चैप्टर का नाम लिखा आपने, स्टार्ट करा, इंपॉर्टेंट जितने पॉइंट्स हैं लिखते जाओ, ठीक है। कोई थ्योरी है, मतलब कोई जैसे रिएक्शन आ गई, कोई प्रोसेस आ गया, ठीक है, केल्विन साइकिल आ गया, कुछ भी आ गया, तो वो आपने यूट्यूब से देखा, आपको अच्छे से समझ आ गया। अब क्या करो, उसको अपनी हिंदी में लिख लो, अपनी लैंग्वेज में लिख लो, ठीक है, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो बायोलॉजी में जल्दी जल्दी क्या करो, चैप्टर वाइज एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट करते रहो। एनसीईआरटी आपने पढ़ी, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट डाटा है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, ठीक है, ग्राफ वगैरह भी अगर कुछ भी बना हुआ है तो वो चैप्टर वाइज उसमें लिखते जाओ। एक चैप्टर हो गया, इसमें ये चीज़ थी, इसकी डेफिनेशन ये होती है, इसकी डेफिनेशन होती है, डेफिनेशन भी लिखते जाओ। तो हर एक लाइन में से आपको जो इंपॉर्टेंट लगता है, जो आपको लगता है कि मैं याद नहीं रख पाऊंगा आगे तक, उसको लिखते जाओ उसमें, ठीक है, पॉइंट वाइज लिखना। तो ये बायोलॉजी का काम हो गया। केमिस्ट्री में भी ऐसे ही है, पूरा चैप्टर एनसीईआरटी से पढ़ो, ठीक है। एनसीईआरटी से नहीं समझ आता तो यूट्यूब से पढ़ लो, उसके बाद नोट्स खुद से बना लो। जैसे कि फार्मूला है, जैसे पहला चैप्टर क्या, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है, उसमें क्या ज़्यादातर फार्मूला है। फिर न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लो थोड़े थोड़े, ठीक है। इसी तरीके से फिजिक्स में, ओके। तो फिजिक्स में भी यही है, कंसेप्ट बिल्ड करते जाओ अभी से। अब ये तो मैंने बता ही दिया, डोंट जॉइन कोचिंग अंटिल यू आर इन नीट, ठीक है। कोचिंग की भी ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, और अभी फालतू हो रहा है खाली कोचिंग में भी, वो आप वैसे ही इतना ज़्यादा परेशान हो और ऊपर से वहाँ कोचिंग का इतना सब देख के और ज़्यादा परेशान हो जाते हो। तो कोचिंग्स वगैरह अभी छोड़ दो, सिर्फ फोकस किस पे करना है, एनसीईआरटी पे फोकस करना है, ठीक है। अब क्लियर कंसेप्ट फॉर ईच चैप्टर फ्रॉम स्टार्टिंग, सॉल्व एनसीईआरटी, ईच एग्जाम्पल्स एंड क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और पीवाईक्यू। करना क्या है, हर चैप्टर जैसे करते जा रहे हो। मान लो फिजिक्स का पहला चैप्टर करा यूनिट्स एंड डायमेंशन, ठीक है। यूनिट्स एंड डायमेंशन करने के बाद एनसीईआरटी में जितने भी एग्जाम्पल हैं, जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं, पीछे एक्सरसाइज दे रखी है, सारे रफ कॉपी में सॉल्व कर डालो। आ गई बात समझ में।
कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है कि इसमें मुझे कुछ नया खोजने को मिला है, तो उस क्वेश्चन को इस वाली कॉपी में लिख लेना अपनी, ठीक है, कि मुझे नई चीज़ ये करने को मिली, ये नया कंसेप्ट था, तो इस कॉपी में लिख लेना, वरना रफ कॉपी लेना, रफ कॉपी में हर एग्जाम्पल और हर क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ। एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की बुक आती है, वहाँ से जितने भी चैप्टर वाइज क्वेश्चन होंगे इनके, उनको भी सॉल्व कर दो, ओके। और एंड में क्या करना है, पीवाईक्यू करना है। पीवाईक्यू की बुक ले सकते हो आप, तो पीवाईक्यू में चैप्टर वाइज दे रखे होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बोलते हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो उसमें क्या होता है, चैप्टर वाइज होता है, जैसे आपने यूनिट्स एंड मेजरमेंट करा, उसके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं नीट में, वो सब आपने कर डाले, ठीक है। एक चैप्टर की कहानी हो गई खत्म, बस इतना सफिशिएंट है, इतना ही काम करना है आपको अपने स्कूल के कोर्स के साथ नीट के लिए। अगर इतना कर लोगे तो 12th में आते आते बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मेक योर ओन फॉर्मूला शीट्स, रिवाइज एवरी संडे, इंक्लूड ग्राफ्स ऑल्सो। क्या है कि जैसे फिजिक्स कर रहे हो या फिजिकल केमिस्ट्री कर रहे हो, उसमें जो भी फॉर्मूला आएगा उसके लिए क्या करना है, A4 साइज़ के पेपर्स आते हैं, A4 साइज़ के पेपर के ऊपर आपने लिखा चैप्टर का नाम, एक एक करके फॉर्मूला उसमें लिखते गए लाइन से, जितने भी 8-10 फॉर्मूला एक चैप्टर से बने एक पेपर पे लिख लिया, फिर जब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा उसके नेक्स्ट पेज पे लिख लिया। तो A4 साइज़ के पेपर्स लेना है, और फिर क्या होगा, एंड में आपके पास क्या होगा, हर चैप्टर का एक एक पेपर हो जाएगा, ठीक है। पेपर के पीछे भी लिख सकते हो आप, तो एक एक पेपर या दो पेपर जो भी होता है वो आपका फार्मूला शीट बन जाएगी, और वो आपकी खुद की फार्मूला शीट होगी, ठीक है। कई जगह से डाउनलोड भी कर सकते हो, लेकिन वो उतनी बेनिफिशियल नहीं होगी, क्योंकि जो आप खुद बनाओगे आपको खुद पता होगा कि फार्मूला मैंने कहाँ अप्लाई करा था, कहाँ पढ़ा था, किस न्यूमेरिकल में लेगा, सारी चीज़ें आपको पता होंगी। तो फार्मूला शीट जो है सारे काम करने के बाद बनाओगे, कि फिजिक्स का एक चैप्टर पढ़ा, उसके क्वेश्चन करे, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल करे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस करे, और पीवाईक्यू करे, उसके बाद आप बनाओगे उसकी फार्मूला शीट की मैंने, क्योंकि क्या होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको नए नए कुछ फार्मूलाज भी मिलते हैं, तो उनको भी नोट करना है, ठीक है। तो ये फार्मूला शीट की बारी हो गई, और साथ ही साथ आपको जो ग्राफ भी मिले ना चैप्टर के अंदर, तो वो भी अपनी फार्मूला शीट में ड्रॉ कर लेना, बहुत काम आएगा आगे, ठीक है। और इन फार्मूला शीट्स को हर संडे को 1 घंटा निकाल के रिवाइज कर लेना। 1 घंटे में जितना आपने 6 दिन का पढ़ा होगा वो 7वें दिन आपका रिवाइज हो जाएगा, बस इतना सफिशिएंट है। तो ये सारी बात हो गई जो अभी आपको करना है, ठीक है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि कुछ चैप्टर्स रटने वाले हैं, ठीक है। जैसे केमिस्ट्री में क्या है, एस ब्लॉक हो गया, हाइड्रोजन हो गया, और पी ब्लॉक हो गया, ये जो 3 चैप्टर्स हैं ये सिर्फ रटने वाले हैं। तो इन 3 चैप्टर्स को, ठीक है, इन 3 चैप्टर्स को हर संडे 2-2 घंटे देना ज़रूरी है। आगे बात समझ में, ये चैप्टर्स जैसे जो रटने वाले चैप्टर्स हैं ना, उनको इनके सीरीज़ में मत लेकर आना। केमिस्ट्री में जैसे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री करा, उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर है, फिर केमिकल बॉन्डिंग है, पीरियोडिसिटी है, ये सारे चैप्टर आप सीरीज से करते जा रहे हो, ठीक है। लेकिन जब ये चैप्टर्स आएंगे, एस ब्लॉक हो गया, हाइड्रोजन हो गया, पी ब्लॉक हो गया, ठीक है, ये जब चैप्टर्स आएंगे तो इन्हें आप इस सीरीज़ में ऐड मत करना। अभी से जो अब संडे आ रहा है, अब संडे जो आ रहा है उसमें 2 घंटे एस ब्लॉक की पढ़ाई करना, ठीक है। उसके बाद शायद एस ब्लॉक में आपका एक पार्ट तो कंप्लीट हो जाएगा, फर्स्ट ग्रुप वाला आराम से 2 घंटे में हो जाएगा, ओके। अब इसमें भी क्या है, रिएक्शन है, जो भी कुछ है इंपॉर्टेंट लगता है आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। या फिर इसके लिए अलग से आप पीछे से स्टार्ट कर सकते हो, पीछे एस ब्लॉक करा, फिर उसके बाद पी ब्लॉक करा, क्योंकि आप इसकी सीरीज़ में नहीं लेकर आ रहे हो तो आपको प्रॉब्लम ना हो, तो आप पीछे से स्टार्ट कर देना, उसी सेम कॉपी में पहले एस ब्लॉक करा, या फिर जो पहले हाइड्रोजन आएगा तो हाइड्रोजन कर लिया। तो ये जो चैप्टर्स हैं ठीक है, सिर्फ रटना है और इनको बार बार रिवाइज करना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर जो है ये बच्चे बहुत जल्दी भूलते रहते हैं। और पी ब्लॉक के आपका 12th में भी आएगा, फिर डी एफ ब्लॉक भी आएगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आएगा, ये सारे क्या है रटने वाले चैप्टर हैं। और बायोलॉजी में मेरे को ऐसा लगता नहीं कि कुछ रटने वाले चैप्टर्स हैं। बायोलॉजी में बेसिकली क्या है, जो रटने का जो पार्ट है वो कहाँ पर आता है आपका, जैसे कई कई जगह पर आएगा कि जैसे एग्जाम्पल्स हो गए, एनिमल किंगडम के एग्जाम्पल हो गए, प्लांट किंगडम के एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। तो फाइलम आपको देखने की, इस फाइलम के ये एग्जाम्पल है, इस फाइलम के एग्जाम्पल है, तो उसकी भी एक अलग से, जैसे ये ग्राफ शीट बनाइए, ये फॉर्मूला शीट बनाइए आपने, उसके भी एग्जाम्पल के अलग से वो बनाते रहना बायोलॉजी के। बायोलॉजी में लगे जहाँ पर भी ये रटने वाला पार्ट है कि मुझे याद करना है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो उसके लिए भी आप क्या करना है, फॉर्मूला शीट जैसे A4 साइज पेपर में बनाते जाना। तो वो ये सब चीज़ें जो है एंड में बहुत ज़्यादा काम आएंगी। तो अभी बस खाली अपने क्लास 11th के कोर्स पे फोकस करो, जल्दी से जल्दी उसको ख़त्म करने की करो। 200 दिन है आपके पास, सिर्फ और सिर्फ 200 दिन है पूरा कोर्स कंप्लीट करने के लिए। और मैं मानता हूँ कि अभी कुछ स्कूल्स में एग्ज़ाम भी चल रहे होंगे हाफ ईयरली के, क्लास 11 के, तो क्लास 11 के जैसे एग्ज़ाम हाफ ईयरली के ख़त्म होते हैं उसके तुरंत बाद ये स्ट्रैटेजी फॉलो करना शुरू कर दो, ठीक है।
तो आई होप आपको मेरे ये सजेशन पसंद आया होगा। और नीट कोई इतना बहुत ज़्यादा डरने वाला एग्ज़ाम नहीं है, तो प्लीज़ इससे डरना नहीं है, बस अच्छे से पढ़ाई करते रहो, कंटिन्यूस पढ़ाई करते रहो, कंसिस्टेंट रहो, कांस्टेंट रहना है, ठीक है। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।